हिसाब से हम लोगों ने डायलेक्ट्रिक तो कर दिया है ना, और इंड्यूस चार्ज भी कर दिया है, सही है बाबा? तो अब उसके आगे कंटिन्यू कर, ठीक है, पोलराइजेशन भी हो गया है। सो आई थिंक अगर तभी हो गया है तो किस बात की देरी। टॉपिक 2, is ready. Topic 2, capacitor definition and principle. ओके, टॉपिक 2 लिखना, उसके बाद पॉइंट नंबर 1। A capacitor is a device which can store electrical energy in an electric field. Next, the property of a capacitor is known as capacitance. Which can be defined as the charge required to increase the potential of conductor by 1 unit. That is, C is equal to Q by V. डेफिनेटली Q जो है वो आपका क्या होगा, चार्ज, और जो V है वो होगा आपका पोटेंशियल, मेनली यहाँ पे लिखना है डिफरेंस। This C is known as capacitance. Now capacitance का symbol, circuit symbol, is basically two parallel plates. So this is the circuit symbol of capacitance. क्या देखना, दो पैरेलल प्लेट
अगर तुमने गलती से एक बड़ा प्लेट छोटा प्लेट कर दिया तो बैटरी हो जाएगी, तो बैटरी हो जाएगी, तो याद रखना। ओके, अगर हम बात करते हैं उसके SI यूनिट के बारे में, तो SI यूनिट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज Q अपॉन V, so it is कूलम पर वोल्ट। ठीक, SI यूनिट इसका क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट। पर ये नाम से ज्यादा कैपेसिटर का यूनिट henceforth we are going to use as farad। ओके, कैपिटल S। ओके, माइकल फैराडे के नाम से आया फैराड। और फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट, मतलब अपना नॉर्मली कैपेसिटर जो रहता है ना, वो कभी फैराड में होता भी नहीं। इट्स वेरी ह्यूज, उतना ज़्यादा कैपेसिटर के लिए मतलब साइज और वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चाहिए रहेगी। हमारे पास सर्किट में छोटे छोटे कैपेसिटर लगते हैं। आप डेफिनेटली कैपेसिटर आपने देखा होगा, पर मैनी ऑफ टाइम्स आपको पता नहीं होगा कि ये कैपेसिटर है। ओके, कैपेसिटर अलग अलग टाइप के होते हैं। एक जो बहुत फेमस है वो ऐसे होते हैं, थोड़े से ऐसे सर्कल होगा, एक छोटा सा पतला सा सर्कल होगा और उसको ऐसे दो लेग, दैट्स अ कैपेसिटर। और इसमें जो बड़ा लेग होता है वो पॉजिटिव होता है, छोटा होता है वो नेगेटिव होता है। ये एक वन काइंड ऑफ कैपेसिटर है, इसको माइका कैपेसिटर बोलते हैं। माइका इज द मटेरियल विच इज यूज्ड टू मेक दिस। सेकेंडली एक बहुत ही और एक फेमस है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। वो ऐसा होता है, छोटा सिलेंडर जैसा होगा और वो सिलेंडर में अगेन दो लेग होंगे। ठीक है, इसमें भी दो कैटेगरी आती है। अगर ऐसे लेग दे दिए तो समझ जाना है बड़ा लेग इज पॉजिटिव, छोटा लेग इज नेगेटिव। समटाइम्स दे गिव द इक्वल लेग्स। अगर वो इक्वल लेग देंगे तो पता कैसे चलेगा ना पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। तो जो साइड पे नेगेटिव होता है वहां पे वो लोग ऐसा ग्रे कलर का एक पट्टी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के ऊपर देते हैं। तो आप उसके ऊपर जब देखोगे, अगर जहाँ पे ग्रे कलर की पट्टी है उसके नीचे का लेग होगा वो नेगेटिव होगा, बाकी जो दूसरा होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, ये समझा सबको? नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट के कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए। हम नॉर्मली दो चीज डिफाइन करते हैं, जैसे स्कूल में हमने रेजिस्टर पढ़ा था और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो रेजिस्टेंस थी, सही? सो रेजिस्टर एक्चुअली में एक डिवाइस है ना? और ये रेजिस्टर करता क्या है, मतलब उसका जो काम है वो टेक्निकली उसका प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस है। वैसे ही कैपेसिटर जो है वो आपका डिवाइस है, पर वो काम क्या करता है ना? तो टेक्निकली दैट इज नथिंग बट द उसका प्रॉपर्टी। सो मेनली कैपेसिटर का यूज क्या है, अगर हम बात करें व्हाट इज द मेन यूज ऑफ अ कैपेसिटर, सो द आंसर इज टू स्टोर द एनर्जी। कैपेसिटर का काम मेनली क्या है? टू स्टोर द एनर्जी। बट नाउ कैपेसिटर और नॉर्मल हमारे पास कोई भी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि कैपेसिटर कैन स्टोर द एनर्जी नॉट परमानेंटली, इट कैन स्टोर द एनर्जी टेम्पररी। ओके, तो इसका क्लासिक एग्जांपल आपके मोबाइल फोन की बैटरी आप कंसीडर कर सकते हैं। योर मोबाइल फोन बैटरी इज नॉट परमानेंट, यस और इट्स टेम्पररी। तो आपको आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उसको क्या करना पड़ेगा? रिचार्ज करना पड़ेगा, सही है ना? आई थिंक सबको पता होगा, कुछ ऐसे सुना होगा लिथियम आयन करके, है ना, बैटरी बोलता है ना। कैपेसिटर वैसे ही एनर्जी को स्टोर कर सकता है, बट अगेन उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल बहुत रैपिड है, मतलब चार्ज भी बहुत फास्ट होता है पर डिस्चार्ज भी बहुत फास्ट होता है। वो आगे हम थोड़ा सा देखेंगे। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि हमने सिंबल का बताया, ऐसा यूनिट का बताया, इसके साथ उसका सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सर डायमेंशन हम कैसे डिराइव करें। सो आई थिंक आप एग्री करोगे कि सर मेनली हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कूलम पर वोल्टेज। नाउ बोथ द क्वांटिटीज एक्चुअली आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज सर, यस और नो? तो मुझे पहले कूलम को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, आई थिंक ये आपको सबको पता है ना। सो कूलम पर वोल्ट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू I into T, यस और नो? सो I into T क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? एम्पियर इनटू सेकंड। आई होप ये समझा होगा। पोटेंशियल वोल्ट नहीं पता, सो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग कुछ याद करना पड़ेगा, है ना?
मैं हमेशा दो चीज आपको याद करवाता हूँ कि हमेशा है ना, कोई भी इक्वेशन के ये दो फॉर्म हमेशा रट के जाओ अगर आपको डायमेंशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। कौन कौन सा? फोर्स और दूसरा कौन सा? वर्क। आप हमेशा फोर्स या वर्क या एनर्जी समझो, ठीक है? अब इसके जितने फॉर्म्स आपको पता है ना, जितने फॉर्मूला पता है ना, आपको रटते जाओ। हर एक फॉर्मूला में कोई ना कोई सिंबल यूज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं लास्ट में मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट में आपको रियलाइज होगा कि जितने भी आड़े टेढ़े आपके पास डायमेंशन जिसके आते हैं ना, वो या तो फोर्स के अंदर के फॉर्मूला में से निकाल सकते हो या किसमें निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, वोल्ट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज W/Q। तो वर्क डन है यहाँ पे, चार्ज पता है वापस, चार्ज क्या है? एम्पियर सेकंड। तो टेक्निकली क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, वर्क डन इज जूल पर, वापस क्या आ जाएगा? एम्पियर सेकंड। ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? एम्पियर स्क्वायर सेकंड। ये सबको समझा? और यहाँ से आपके पास एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर ऐसे नहीं रहेगा, जूल बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर इंटू सेकंड इज 2 स्क्वायर हो गया। तो आई थिंक अब आपके पास डायमेंशन आ गया। डायमेंशन इज L-2 M-1, फिर क्या आ जाएगा? P4 और 8, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो टर्म आते हैं जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो वंस एंड फॉर ऑल आज हम लोग उस चीज को क्लियर करते हैं, और फ्यूचर में भी मैं इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन पूछूं तो आपको पता होना चाहिए। ओके, टू टर्म्स आर, द टर्म नंबर 1 इज इलेक्ट्रिकल, द टर्म नंबर 2 इज इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, डेफिनेटली इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, बट बहुत सारे बच्चे है ना इसको ऐसा सोचते हैं कि दोनों सेम ही है। सो कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनता है और कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनता है, तो लोगों को लगता है दोनों ने सेम पढ़ाई करी, पर ऐसा नहीं है। डेफिनेटली 70% चीजें सेम है, पर 30% ऐसी चीजें हैं जो दोनों को बहुत बड़ा डिस्टिंग्विश करती है, जिसकी वजह से आपके जॉब के जो प्रोफाइल होता है और आगे जो आप जो भी करने वाले हैं वो बहुत अलग हो सकता है। ओके, किसी को पता है एल्स, फिर मैं बताऊंगा। आपके हिसाब से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स? जैसे हम कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बार बोलते हैं कि काइंड ऑफ सेम होता है ना? ये एक्चुअली में सेम है भी, पर फिर भी दो अलग अलग क्यों ब्रांच बनाई? देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड दैट ना। वहां पे कंपोनेंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का, किसका है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सीएस में सॉफ्टवेयर ज्यादा है, हार्डवेयर कम है, आईटी में उल्टा है। ओके, यस सर, इलेक्ट्रॉनिक में मशीन लर्निंग का भी रोल होता है। ओके सर, दो टाइप की चीजें हैं। एक तो सर्किट बिल्डिंग जो सिलिकॉन बोर्ड्स पे बनाते हैं, उसका एक थोड़ा पार्ट डिफरेंट होता है, और जो मशीन जो स्विचेस होती है वो सबका जो वो उसका थोड़ा डिवीजन अलग होता है, तो उसमें इन दोनों का डिफरेंस। ओके, काफी अच्छा सही है, वेरी। अगर हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रिकल में, तो हम जनरली वोल्टेज का शुरुआत जो करते हैं ना, कोई भी मशीन जो 220-230 से अपना वोल्टेज स्टार्ट करेगी काम करवाना, वो सब कैटेगरी इलेक्ट्रिकल की। मतलब आपके फैन की अंदर की मोटर वो इलेक्ट्रिकल, क्योंकि उसको हैवी ड्यूटी मोटर है, समझ में आया? वो 230, 440 केवी किलोवोल्ट है ना, हाई वोल्टेज सप्लाई, वो सब में पूरा करता है। एनीथिंग व्हिच इज हैविंग द वोल्टेज कैपेसिटी 220, 110 आल्सो, ये सब का सब किस में जाएगा? इलेक्ट्रिकल में जाएगा। किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स का मैक्सिमम वोल्टेज 12 वोल्ट है। कितना? मतलब कोई ऐसी सर्किट या कोई भी ऐसी चीज जिसपे हम 12 वोल्ट तक अपने आप को सीमित करते हैं, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? तो जैसे इसने बोला कि हम अगर मान लो कि कोई बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाए, मतलब टेक्निकली आपका मदरबोर्ड सोच लो, जो आपके अंदर जो पूरा ब्रेन है, सर्किट का जो ब्रेन है ना मेनली, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारा? इलेक्ट्रॉनिक। सो फॉर एग्जांपल एसी अगर आपने ओपन किया और आपको अंदर से वो ग्रीन कलर का पीसीबी मिला, दैट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वो अगर आपने देखा, वो पूरा का पूरा बनाने का काम ये इंजीनियर करता है। ओके, बनाने का काम मतलब क्या? उसके अंदर का सर्किट कैसे वर्क करेगा, मतलब लाइक एसी कैसे वर्क करना चाहिए वो उसको आना चाहिए, है ना? तो उसके अंदर उसको कमांड जब मैं 24 दूं तो 24 पे वो सेट करे अपने आप को, और फिर टेम्परेचर को रेगुलेट करे, तो मतलब सेंसर पे काम करना। ओके, साथ में
एट द सेम टाइम अगर मैंने कुछ मोड चेंज किया तो मोड पे भी सेट पे जाए, मतलब उसकी प्रोग्रामिंग भी होनी चाहिए। तो प्रोग्रामिंग जब होगी तो वो प्रोग्रामिंग आपको दिखने नहीं वाली है ना, वो प्रोग्राम तुम करके उसके अंदर के ब्रेन दैट इज इन द चिप, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, क्या बोलेंगे हम उसको, उसके अंदर तुम उसको एम्बेड करोगे, इसलिए वर्ड आता है एम्बेडेड सिस्टम। उसको एम्बेड करके अंदर डाल दोगे, फिर वो ऑटोमेटिक अपना काम करता है। वर्ड आ गया? ये पूरा किसको बोलते हैं हम? पर अगर तुमने वहां पे प्रोग्राम करके उसके अंदर डाल के चिप डाला और फिर तुमने मान लो 24 पे सेट किया और गलती से 24 के बदले उसने 16 पे सेट करा अपने आप को, तो मतलब प्रोग्रामिंग गलत हुई। प्रोग्रामिंग गलत हुई तो आप क्या कर सकते हो? तो तुम्हें वापस उससे निकालनी है, वापस उसको मदरबोर्ड से निकालना है, माइक्रो कंट्रोलर को एक सिस्टम में डालना है, फिर प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, वापस डालना है एंड वापस एंटर करना है, फिर वापस चेक करना है कि ये सही है या गलत है। दैट्स व्हाई इसकी प्रोग्रामिंग काफी ज्यादा चैलेंजिंग बनती है। इसीलिए रोबोटिक्स में जितनी प्रोग्रामिंग चलती है वो किसकी चलती है बेटा? पर रोबोटिक्स में जब प्रोग्रामिंग दोगे उसके साथ आपका मोटर कितने से टर्न मारे, कितने से राइट या लेफ्ट पे जाए, उसका जो व्हील है वो कितने से रोटेट हो, वो सब का तुम्हारे पास एक आइडिया होना चाहिए। वो सब काम कौन करेगा? दैट इज द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ट्रांसफॉर्मर एक बहुत ही फेमस टर्म है जो आगे हम पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर आप सबने देखा है पर आपको पता नहीं है कि ट्रांसफॉर्मर ये होता है। कोई भी आपके स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन एंटर होती है, लेफ्ट या राइट साइड में अगर बैरिकेड में आपको 3 डब्बे दिखे बड़े बड़े, ग्रीन कलर के डब्बे, व्हाइट कलर के डब्बे, बहुत बड़ा बड़ा ऐसा आपको कुछ यूनिट जैसा दिखे, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मर। और 3 फेज वाला ट्रांसफॉर्मर आता है, RYB, रेड येलो एंड ब्लू नाम दिए, उसका भी मैं आगे रीजन दूंगा। इंडिया की सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड येट वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट है। हम कितनी भी गाली मान ले, बट इंडिया की जो ज्योग्राफिकल डिफिकल्टी और टेरेन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना हर कोने तक, वो इंडियन इंजीनियर्स के अलावा कोई नहीं कर सकता भाई, उतना ब्रेन नहीं है। ये मैं इसके लिए दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने 4 साल काम किया है, तो आई नो कितनी डिफिकल्टी फेस करते हैं। और फिर भी हम पावर प्रोड्यूस करते हैं और फिर भी हर गांव के हर कोने में इलेक्ट्रिसिटी जाती है अभी। दैट इज द ब्रेनिएस्ट ऑफ द ब्रेन। वर्ल्ड का कोई भी टॉप मोस्ट वो रहेगा ना, वो भी नहीं कर सकता कैसे पावर को जनरेट करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्ट्रीब्यूट करवाना। दैट इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क विद सर्टेन डिफरेंस इन द टेम्परेचर। मतलब तुम अगर नॉर्थ में जाओगे तो टेम्परेचर एकदम अलग है, और अगर तुम साउथ में जाओगे तो टेम्परेचर एकदम अलग है। तुम राजस्थान में जाओगे तो टेम्परेचर एकदम अलग है, और वहां पे हर चीज में कंडक्टर्स यूज हुए तो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन, उसके साथ पावर का चेंज, एवरीथिंग हम टेक केयर करते हैं। ये सारी चीज इंडिया करता है, हमें रियलाइज नहीं होता, बस आगे जाओगे तो समझ में आएगा। एवरीथिंग ये जो पूरा डील करेगा वो कौन करेगा बेटा? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल ज्यादा करके अगर आपको जॉब मिलेगा, अगर आप कोर इलेक्ट्रिकल में जाते हो तो आपको साइट पे काम करना पड़ता है। साइट समझते हो? तुम्हें बाहर घूमना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वो प्रोजेक्ट का पूरा हैंडलिंग आपको करना पड़ता है। अगर तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोलोगे तो आपको पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करना पड़ेगा। आपके साथ आपके पार्टनर्स जो होंगे वो 2 होते हैं मेजर, एक होता है मैकेनिकल और सेकंड होता है आपका सिविल। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल आर नोन एज द कोर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, CS एंड IT आर नोन एज द सॉफ्टवेयर / सर्किट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब द इंजीनियरिंग। इसमें मेनली इस पार्ट में तुम्हें बाहर कम जाना होता है पर इस पे काम करना होता है एक सर्टेन आपके सिनेरियो के अंदर, पर यू विल स्टिल वर्क ऑन द इक्विपमेंट्स। तुम काम तो फिर भी इक्विपमेंट पे करो। नाउ तीसरा सिर्फ बचता है, वो कौन सा बचता है? CS या IT। जो भी आप अभी पढ़ने वाले हो CS के अंदर जो आगे आप देखोगे, मेनली प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है, अगेन सिर्फ प्रोग्रामिंग इज नॉट द CS, उस पर भी मैं थोड़ा आऊंगा, बट अभी के लिए उतना समझो कि जो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड करोगे वो प्रोग्राम जिसके लिए तुम्हें बार बार टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद से भी टेस्ट कर सकते हो। तुम्हारे पास एक डायरेक्टली सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है जिसमें तुमने कोड अपना डाल दिया, वो भी रन करके आप बैठे रहो, वो खुद बता देगा कितनी एरर्स है, फिर एरर को रेक्टिफाई करते रहो। तो टेक्निकली तुम्हें उसमें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन वन कंप्यूटर। वहां पे मेनली क्या चाहिए? तुम्हारा ब्रेन, कितना लॉजिकल पावर है। इसलिए
many of times लोगों के पास डिग्री नहीं होती है CS और IT, स्टिल वो जो कोडर होते हैं वो अलग लेवल के होते हैं, अलग लेवल। जो चिंटू का एग्जांपल था वाईफाई जूनियर वाला, भले वो फालतू था, पर वो डिपेंड करता है कि अगर बच्चे के पास लॉजिकल एबिलिटी है, उसको समझ में आता है कि ये कैसे काम करेगा, तो उसको सिर्फ टेक्निकली सिंटैक्स सिखाना है। सिंटैक्स समझते हो? मुझे बताना है कि देख ये प्रोग्रामिंग के नाम है, तूने अगर लूप करा तो वो घूमेगा, अगर तूने जंप मारा तो जंप मारेगा, उसको सिखा दिया ना, तो उसके बाद दिमाग है तो वो कोड तो लिख ही सकता है। तो CS is something which you can definitely learn. This is something which you have to understand. तो आपको सीखना पड़ेगा, फिर तुम आपको अप्लाई कर पाओगे। ये समझा? इसीलिए हम क्या बोलते हैं, whenever you get a particular college, select that. Do not go for the branch. Because कोई भी ब्रांच हो, तुम दूसरी ब्रांच का नॉलेज ले सकते हो, especially CS का नॉलेज। CS is something not exclusive. CS can be easily learned. But the other branch is kind of exclusive. तुम मैकेनिकल सीख नहीं सकते अगर तुम CS इंजीनियर हो, तो नहीं कर सकते, पर तुम मैकेनिकल हो तो CS इंजीनियर बन सकते, which is very easy, very very easy. भले जॉब CS की ज्यादा है, ये तो मैं भी मानता हूँ, CS की ज्यादा सस्ते जॉब है ना, पर फिर उसमें भी अभी जो कंपटीशन है उसके हिसाब से तुम्हारी जो टेस्टिंग एबिलिटी होनी चाहिए, जो IQ होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा चाहिए। क्योंकि अब तो क्या है, अब तो कोड आपको लिखने की भी जरूरत नहीं। तुम्हारा जो AI अभी जितना डेवलप हुआ है, चैट GPT हुआ है, अब जो DeepSeek आया है, वो सब चीजें जो डेवलप कर रहा है, उसके बाद तो कोड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर अगर मुझे EV क्रिएट करना क्रिएशन तो वो तो नहीं कर सकता। अभी हम उस एरा में पहुंचे नहीं कि रोबोट अपना पूरा काम कर पाए, तो उसके लिए रोबोट बनाने के लिए तो इंजीनियर चाहिए। इसीलिए बिट्स पिलानी ने इस साल 3 नए कोर्स निकाले जिसमें CS का C भी नहीं है। It is all about energy management, sustainability, और especially they are working now towards electric vehicle and everything, nano science and so on. इस साल बिट्स पिलाने ने 3 नए कोर्स लॉन्च किए और IIT भी कर रहा है। What I am trying to say, जब सबको पता चलेगा कि अब मेरे पास कोडिंग करने के लिए कंप्यूटर डायरेक्ट है, तो मैं लोगों को हायर क्यों करूं? रादर मैं लोगों को कम हायर करूं। मुझे लोग चाहिए लेकिन फिर भी चीजों को बनाने के लिए, तो हायर करने के लिए अब धीरे धीरे कंपनी दूसरी ब्रांच में जाना स्टार्ट करेंगी। तो इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, फोकस किस पे ज्यादा करो? कॉलेज पे। आई एम नॉट सेइंग मैकेनिकल, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग मैकेनिकल, कॉलेज पे। ओके, डिफरेंस समझा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का? ठीक है। एट प्रेजेंट हम जो डिवाइस डिस्कस करें कैपेसिटर, it is used in both the branch, electrical as well as कौन सा? Electronics. Okay. Dimension लिखो और we'll talk about next time. लिखो टाइम, dimension लिखो। इलेक्ट्रॉनिक को ज़्यादा प्रेफर होता है। कौन सा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक की ब्रांच ज़्यादा प्रेफर होती है। कट ऑफ वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रिकल। नहीं वैसे नहीं, मतलब अभी फ्यूचर में बेटर सब बोल रहे हैं उसमें जाना चाहिए। अगेन कुछ भी ऐसा नहीं, IIT बॉम्बे में जाओ, फिर तू ब्रांच के लिए सोचेगा भी, फिर तो कुछ भी मिले ले लेना। IIT दिल्ली मिला तो अगेन क्यों सोचेगा, अगर जियोलॉजी भी मिल जाए तो ले ले। IIT BHU का सिरामिक इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज 40 से 50 लाख। IIT BHU का सिरामिक इंजीनियरिंग वन ऑफ द वेरी हाई कट ऑफ जाता है। सिरामिक इंजीनियरिंग मिलता नहीं है, क्योंकि सिरामिक इंजीनियर्स की ब्रांच पूरे IIT में सिर्फ 2 जगह पे, उसमें से एक IIT BHU। तो इंजीनियर गिन के बाहर 100 निकलते हैं। टॉप मोस्ट कंपनी डायरेक्ट पैकेज ही आता है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। फॉरेन की कंपनी आज उठा रही है। तुम्हें लगता है सिरामिक का क्या है काम? बहुत काम। हमें पता नहीं है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। हमारे दिमाग में 2-3 ही चीज चलती है, पर वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। तुम बोलो ना तुमने क्या किया, CE किया, किसको पता चलेगा तुमने सिरामिक किया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया। जो सफर लिखा, टाइम क्या लिखा, स्केल। ओके, उसके बाद लिखना नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटेंस
depends upon shape and size of conductor, comma surrounding medium, and presence of other conductors. Presence of other conductors. But it does not depend upon, charge and potential of the conductor. But it does not depend upon क्या? Charge and potential of the conductor. Now हम है ना यहाँ से कंफ्यूज होते हैं. What is the formula for capacitance? क्या लिखा हमने? Potential by. तो कॉमन सेंस है capacitance depends upon the charge, capacitance depends upon the potential. है ना? और मैंने एक स्टेटमेंट क्या लिखा है? Capacitance does not depend upon the charge and potential. Okay. क्यों ऐसा? टेक्निकली यार लॉजिक के हिसाब से मान लो कि तुम्हारे पास एक सिंगल स्फीयर है ना? आपके पास क्या है? एक सिंगल स्फीयर. अगर मैं पूछूं कि इसके सरफेस के ऊपर मैंने चार्ज क्यू दिया, आया ना? और मैंने बोला कि यार बताओ कि इस क्यू की वजह से इस पर्टिकुलर स्फीयर का कोई तो पोटेंशियल होगा. वो पोटेंशियल कितना होगा? तो आपने बोला कि सर V should be equal to 1/4πε0 q बार होगा. अब आप ध्यान से देखो, क्या ये V अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ Q पे डिपेंड कर रहा, अगर मैंने R कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, यस और नो, तो कैन आई से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. मतलब जितना मैं चार्ज उसके ऊपर ज्यादा डालते जाऊंगा पोटेंशियल बढ़ते जाएगा. पर ये वाली चीज तो नहीं चेंज होगी ना. कौन सा चीज? ये, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है. डू यू एग्री विद मी? अच्छा, जस्ट फॉर फन इसको यहाँ पे लेके जाए, इसको यहाँ पे लेके गया, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, व्हाट इज Q अपॉन V? तो तुमने पहला डेरिवेशन कर लिया. कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन बाय 4πε0r. सो अर्थ का कैपेसिटर कितना है? ये 4πε0r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. राइट. अब टेक्निकली कैपेसिटेंस इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ से एक चीज समझनी है. क्यों? व्हाई कैपेसिटर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन Q and V? बिकॉज़ एक्चुअली इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन वोल्टेज where these two are dependent quantity on each other. Got the idea? मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, so that the ratio remains constant. इसीलिए बच्चों को ये भी गलती होती है जब हम बोलते हैं रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है. बच्चे छाती चौड़ा करके बोलते हैं सर ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज और करंट है. तो मैं मानता हूँ उनको टमाटर के नहीं डिपेंड करता. Resistance does not depend voltage and does not depend upon the current. It depends upon the temperature, nature of the conductor, length and area of cross section. अब बोला हमने, अब length and area of cross section का shape and size हुआ. Rho resistivity मतलब nature of the conductor हुआ. यहाँ पे कोई मटेरियल आया नहीं है. टेम्परेचर भी एक टर्म है. यहाँ पे टेम्परेचर का इतना काम नहीं है, बट हाँ. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है ही नहीं. ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का है ही नहीं. ये एक्चुअली में वोल्टेज और करंट का रिलेशन है. अंडरस्टूड? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? हमने कहा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है rho L by. This is the formula for resistance. This is not the formula for resistance. ये ओम्स लॉ है, where this P equal to Q by V is not the formula for capacitance. That means capacitance का कोई फॉर्मूला होना चाहिए. कुछ समझा? तो अभी उस पे हम जस्ट आएंगे. So we have the formula for capacitance which is not this. जिससे समझ में आता है कि कैपेसिटर डिपेंड करता है चार्ज और वोल्टेज पे, बट रियलिटी में वो डिपेंड नहीं करता.